डियर स्टूडेंट, हमारे सत्यानंद लर्निंग चैनल में सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9th का जो वार्षिक पेपर विज्ञान का हुआ 2023, इस पेपर को हम लोग हल सहित चेक करते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन आए हुए हैं और आपके भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। देखें, प्रारंभ में निर्देश दिए गए हैं और ये पेपर जो है 2 खंडों में बटा हुआ है। खंड जो अ है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और खंड जो ब है ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है जो कॉपी में लिखना है और मल्टीपल क्वेश्चन को OMR शीट पर भरने होते हैं। तो खंड अ में यहाँ पर देखें उपखंड क यानी कि ये भौतिक विज्ञान से क्वेश्चन है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि किसी पिंड का दूरी समय ग्राफ अक्ष के समांतर है, दूरी समय ग्राफ। तो यह प्रदर्शित करता है किस चीज़ को? पिंड समान गति से चल रहा है, पिंड त्वरित गति से चल रहा है, पिंड विरामावस्था में है, पिंड असमान गति से चल रहा है। देखें, यदि दूरी और समय ग्राफ जब हम लोग दर्शाते हैं और वहाँ पे यदि अक्ष के समांतर है तो ऐसी स्थिति में पिंड क्या होता है? विरामावस्था में होता है। यहाँ पे ये सी वाला विकल्प पहले का सी सही हो जाएगा विरामावस्था में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, बल का मात्रक क्या होता है? देखिए, बल का मात्रक तो न्यूटन होता है, लेकिन न्यूटन नहीं दिया है। बल F बराबर ma होता है। m माने किग्रा और a माने मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे b वाला राइट हो जाएगा, उस किग्रा में दिखाएंगे तो b वाला राइट हो जाएगा। तीसरा देखिए 1/2 हाफ mv², ये तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरे का a राइट है आपका। और चौथा देखिए, किसी भी गैस में तरंगे उत्पन्न हो सकती हैं। तो गैस में तरंगे जो होती हैं वो सदैव अनुदैर्ध्य में होती हैं, केवल अनुदैर्ध्य। बी वाला राइट होगा, चौथे का बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 5वां, वेग समय ग्राफ का ढाल क्या दर्शाता है? तो वेग समय ग्राफ का जो ढाल होता है ना, इसको हम लोग त्वरण से दर्शाते हैं, क्योंकि त्वरण बराबर वेग परिवर्तन की दर होता है। बी वाला यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसके बाद 6वां देखें, 1 किग्रा द्रव्यमान की किसी वस्तु का भार। तो भार को हम लोग यदि W से डिनोट करें तो भार यानी कि बल को ही व्यक्त किया जाता है। F बराबर ma यानी mg, m 1 है और g 9.8 होता है। गुणा करेंगे तो C वाला यहाँ पे राइट हो जाएगा, 6वें का C। प्रश्न संख्या 7 देखें, मात्रक जूल के स्थान पर लिख सकते हैं। जूल के स्थान पर देखिए, जूल पहली बात तो कार्य का मात्रक होता है। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणित बल की दिशा में विस्थापन होता है। और उसको यदि आप बल माने न्यूटन होता है, विस्थापन माने मीटर, यानी बी वाला राइट हो जाएगा इस हिसाब से, न्यूटन मीटर बी। और उपखंड ख यानी कि ये आपके केमिस्ट्री रसायन विज्ञान पर आधारित बहुविकल्पी क्वेश्चन दिए गए हैं। 8वां क्वेश्चन देखें, शुष्क बर्फ है। शुष्क बर्फ देखिए, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग शुष्क बर्फ भी कहते हैं यहाँ पे, अर्थात बी वाला विकल्प इसमें राइट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें 9th, दूध से क्रीम निकाली जाती है। दूध से क्रीम निकालना एक क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस के द्वारा संपन्न होता है। सी वाला राइट हो जाएगा। और अगला देखिए क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए ऊपर वाले जो क्वेश्चन 9th का हमने बताया, दूध से क्रीम जो होता है वो आपका अपकेंद्रण विधि द्वारा निकाला जाता है। क्योंकि होता क्या है, उसमें बहुत तेज़ी से दूध के कणों को घुमाया जाता है, माने वहाँ पर घूर्णन कराया जाता है बहुत ही अत्यधिक वेग से। तो कोलाइडी कण क्या होते हैं? अत्यधिक वेग से घूमते हैं, जिसमें हल्के पदार्थ ऊपर आते हैं और वजनी पदार्थ नीचे बैठ जाते हैं। तो उस मेथड को हम लोग अपकेंद्रण विधि कहते हैं, जिसमें क्रीम अलग कर लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी वाला राइट हो जाएगा, नॉट फारसी। आगे क्वेश्चन नंबर 10th देखेंगे, 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? 1 नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर का होता है। अर्थात यहाँ पे अगला विकल्प जो सी दिया है वो राइट हो जाएगा, 10⁻⁹ मीटर के, 1 नैनोमीटर के। अगला क्वेश्चन है 11वां देखिए, यहाँ पर Al3 पॉजिटिव और SO4 2 निगेटिव से बने यौगिक को क्या कहता है? Al2SO3 बोलते हैं। पहला वाला ही विकल्प हो जाएगा, एल्युमिनियम यहाँ पे सल्फेट। फर्स्ट वाला विकल्प ए वाला राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, परमाणु धन आवेश का गोला होता है। देखिए, परमाणु धन आवेश का गोला होता है, इस बात को टॉमसन ने बताया था। टॉमसन का यही सिद्धांत भी है परमाणु के संदर्भ में। ए वाला राइट हो जाएगा यहाँ पे। प्रोटियम देखिए, 1H1 को हम लोग प्रोटियम कहते हैं, 1H2 को ड्यूटेरियम कहते हैं, 1H3 को ट्राइटियम बोलते हैं। तो प्रोटियम में 1H1 यानी कि परमाणु क्रमांक 1 और परमाणु भार भी 1 होता है। तो उसके लिए न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक, यानी 1 करेंगे तो 0 आएगा। तो प्रोटियम में क्या नहीं होता, यानी कि उसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, बाकी इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं।
खंड ग देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ से जीव विज्ञान पर आधारित है। 14वां प्रश्न, जंतु कोशिका में प्रोटोप्लाज्म तथा अन्य वातावरण के बीच रोधिका क्या होता है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रोधिका का कार्य करती है। डी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है कि कंडरा एक संरचना है जो कि क्या जोड़ता है? कंडरा क्या करता है? एक अस्थि जो होती है उससे पेशी को जोड़ने का काम करता है, यानी कि पेशी को अस्थि से जोड़ता है। जो कंडरा है पेशियों को अस्थि से जोड़ता है। बी वाला यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखें, सिलेंट्रेटा फाइलम का जंतु है। सी एनिमन को संघ सिलेंट्रेटा में रखा गया है। ए वाला विकल्प यहाँ पे राइट हो जाएगा। 17वां समसूत्री विभाजन की कौन सी कोशिकाओं में होता है? समसूत्री विभाजन दैहिक कोशिकाओं में होता है। सी वाला यहाँ पे राइट हो जाएगा। 18 हानिकारक परावैंगनी विकिरण रोक लिया जाता है। देखिए अल्ट्रावायलेट जो परावैंगनी विकिरण होती है वो ओजोन परत द्वारा रोक लिया जाता है वायुमंडल में हमारे। बी वाला यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19 देखें, दूध उत्पादन में अपार वृद्धि। यदि दुग्ध उत्पादन में अपार वृद्धि हो तो वो श्वेत क्रांति के अंतर्गत आता है। ए वाला यहाँ पे राइट हो जाएगा। 20वां दिया है कि सौरमंडल की रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन को क्या बोलते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण मेथड द्वारा क्या होता है? सौरमंडल की ऊर्जा को वो जो हरे भरे पौधे होते हैं वो कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी में, यानी कि ए वाला विकल्प यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब खंड ब में यहाँ पर देखिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न दिया है कि किसी भी भौतिक विज्ञान पर आधारित है। किसी दिए हुए माध्यम में एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति को n से व्यक्त करते हैं। 220 दिया है और इसका जो वेग होता है v वो 440 मीटर प्रति सेकंड दिया है। इस तरंग की तरंग दैर्घ्य लैम्डा पूछ रहा है, तो हम लोग जानते हैं v बराबर क्या होता है? n लैम्डा। अब इसमें मान रखेंगे तो लैम्डा तरंग दैर्घ्य निकल आएगा। तो यहाँ पर इस फार्मूले में लैम्डा बराबर क्या होगा? v बटे n हो जाएगा। चाल बटे आवृत्ति, चाल 440 बटे 220 करेंगे 2 मीटर आएगा तरंग दैर्घ्य का मान। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है कि देखिए कैपिटल जी और स्मॉल जी और जी क्या व्यक्त करते हैं? इनमें संबंध बताने वाले समीकरण बताइए। जो देखिए कैपिटल जी होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं, और जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण होता है जो पृथ्वी पर 9.8 के आसपास होता है। तो हम लोग जानते हैं कि दोनों में जो रेशियो या रिलेशन होता है बराबर G(m1)(m2) बटे r² होता है, जिसमें कैपिटल जी जो होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है और m1 m2 दोनों पिंडों के जो द्रव्यमान होते हैं उनके बीच की दूरी को यदि r मान लिया जाए तो यहाँ पे एक फार्मूला जनरेट हो जाएगा। F बराबर G(m1)(m2) बटे r², m1 इंटू m2 बटे r²। या G का यदि फार्मूला फाइंड आउट करें तो F गुणित क्या हो जाएगा? r² बटे m1 प्लस m1 इंटू m2। ठीक है, जी कैपिटल जो जी होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। यदि दोनों पिंडों का द्रव्यमान 1 किग्रा मान लें और दोनों के बीच की दूरी r मान लें, r को 1 मान लें तो हल करेंगे तो यहाँ पर G बराबर G(m)(v) बटे r² फाइंड होगा। और इसमें जो G बराबर G(m)(v) बटे r² है एक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न होता है, जबकि अभी आपने देखा जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है वो दोनों पिंडों के बीच की जो दूरी है 1 मीटर और दोनों पिंडों का जो द्रव्यमान हम लिया है 1 किग्रा तो उनके बीच लगने वाला एक बल होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरा दिया, सामर्थ्य किसे कहते हैं? तो कार्य करने के किसी भी मशीन द्वारा कार्य करने की दर को सामर्थ्य या शक्ति कहते हैं। P बराबर W बटे T, करेक्ट। और इसमें ये जो संबंध पूछ रहा था कार्य तथा सामर्थ्य में क्या संबंध होता है? वही रिलेशन होता है, प्रत्येकांक समय में किए गए कार्य को सामर्थ्य कहते हैं। सामर्थ्य का मात्रक वाट होता है या जूल प्रति सेकेंड होता है। प्रश्न संख्या 4 दिया है, एक पत्थर को 20 मीटर की ऊंचाई से गिराया जा रहा है, तो पत्थर कितने समय पे भूमि पर पहुंचेगा या भूमि से टकराएगा? जी की वैल्यू यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे जो हम लोग जानते हैं जो गति का जो सेकेंड इक्वेशन होता है S बराबर ut प्लस हाफ h², जिसमें S को हम h मान लेंगे। ठीक है, और प्रारंभिक वेग यदि ऊपर से गिराया जा रहा है तो प्रारंभिक वेग यहाँ पर u की वैल्यू 0 माना जाता है। तो S बराबर ut प्लस हाफ h² में जैसे ही हम वैल्यू को रखते हैं u की वैल्यू 0 होने पर h बराबर हाफ h² पड़ोगे। s को h मान लिया गया है। अब चूंकि 20 मीटर की ऊंचाई से गिराया जा रहा है तो 20 रख देंगे। इसके बाद a की वैल्यू 10 दिया है और t यहाँ से गुणा काटेंगे दोनों तरफ, जब गुणा करेंगे 10 चौको 40 4 आ गया। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2 सेकेंड का आएगा इसका। उपखंड ख का लघुत्तरीय प्रश्न यहाँ पर 5वां का पहला दिया है। देखिए कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सी अभिगृहित द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का परिणाम होती है?
तो द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम कहता है कि किसी भी पदार्थ को न तो नष्ट किया जा सकता है, न ही उत्पन्न किया जा सकता है, खास करके ऊर्जा को जो कि नियत रहता है उसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो उसी तरह से डाल्टन के परमाणु पर लगाएंगे तो इस नियम के अनुसार क्या होता है कि तत्व के परमाणु को किसी भी विधि द्वारा न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। ये आपका पांचवा फर्स्ट है। और पांचवा सेकंड देखिए, याद करें परमाणु उदासीन है, इस तथ्य को टॉमसन के मॉडल के आधार पर स्पष्ट कीजिए। देखिए जो टॉमसन थे उन्होंने ये बताया था कि जो परमाणु होता है एक धन आवेशित गोला होता है जिसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन जिन पर के नेगेटिव चार्ज होता है उसमें धंसे होते हैं उस धन आवेशित गोले में। अब चूंकि इलेक्ट्रॉनों पर नेगेटिव चार्ज होता है और जो परमाणु है वो धन आवेशित होता है, तो इसमें क्या होता है कि जितना परमाणु धन आवेशित है उतना ही इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है। चूँकि दोनों के जो परिमाण होते हैं वो बराबर होते हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि जो परमाणु होते हैं एक उदासीन कण होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 6वां। देखिए इसमें टिंडल प्रभाव क्या है, उदाहरण देकर के समझाइए। देखिए जब प्रकाश की किरणों को किसी कोलाइडी विलयन में से गुजारा जाता है और उसका जब हम 90 डिग्री पर किसी सूक्ष्मदर्शी से अवलोकन करते हैं तो हमें ये पाते हैं कि जो कोलाइडी कण होते हैं एक चमकते हुए नजर आते हैं, साथ ही साथ एक शंकु जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, शंकु जैसी एक संरचना बनाते हैं। तो इस प्रकार की जो परिघटना होती है उसको हम लोगों ने टिंडल प्रभाव कहते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक टिंडल ने इस घटना को देखा था, अवलोकन किया था। अब उन्होंने अवलोकन करके पाया कि जो प्रकाश किरण यहाँ से चल रही है और इसमें कोलाइडी कण है, तो कोलाइडी कण यहाँ पर शंकु जैसी स्ट्रक्चर बनाते हैं और यही हमारा टिंडल प्रभाव कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7वां दिया है, वाष्पीकरण या वाष्पन क्या है, उन कारकों का उल्लेख कीजिए जिन पर वाष्पीकरण की दरें निर्भर करती है। देखिए वाष्पीकरण क्या होता है, देखिए हम लोग अपने आसपास देखते हैं जो कि द्रव है धीरे धीरे वाष्प में बदलता रहता है। तो जब कोई द्रव अपने क्वथनांक से भी कम ताप पर वाष्प में परिवर्तित होने लगे तो इस प्रकार की जो प्रोसेस होती है वो वेपराइजेशन यानी कि वाष्पीकरण कहलाती है। अब वाष्पीकरण बहुत से कारकों पर निर्भर करती है, जैसे वायु का ताप यदि वायुमंडल का ताप ज़्यादा होगा तो वाष्पीकरण बहुत तेज़ी से होगा। ठीक है, द्रव की खुली सतह पर जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि द्रव बहुत ही खुला है, जैसे तालाब है, पोखरा है, तो वहाँ पर वाष्पन की गति तेज होती है। और वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता पर भी निर्भर करता है। यदि वायुमंडल में आर्द्रता यानी नमी ज़्यादा है तो वाष्पन कम होगा, नमी कम है आर्द्रता कम है तो वाष्पन ज़्यादा होगा। ठीक वायु की गति पर भी निर्भर करता है, जैसे वायु बहुत तेज बह रही हो, हम लोग प्राय देखे हैं कि गीला कपड़ा भी सूख जाता है, तो वायु की गति पर भी निर्भर करता है वाष्पन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, कोशिका का कौन सा अंगक बिजली घर है। तो हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना उसको पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, वो दोहरी आवरण का बना होता है और उसमें जो भी कोशिका में खाद्य पदार्थ होता है उसका ऑक्सीकरण किया जाता है। ऑक्सीकरण के द्वारा जो एनर्जी क्रिएट होती है एटीपी के रूप में, उससे हम अपने कार्य को संचालित करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 8th क्वेश्चन है कि कोशिका का कौन सा 9th है कि शैवालों के लक्षण लिखिए। देखिए जो शैवाल होते हैं नील हरित शैवालों को हम लोग देखे हैं, ये खास करके जल या जहाँ नम वातावरण होता है, नम स्थानों पर ये शैवाल पाए जाते हैं और ये स्वपोषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं। जो शैवाल होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए वो स्वपोषी होते हैं और उनके शरीर को हम थैलेमाइड के अंतर्गत रखते हैं, क्योंकि उनमें जड़ तना पत्ती नहीं पाए जाते, एक ही पोर्शन होता है और उनमें जो संवहनी ऊतक होते हैं, संवहनी ऊतक वो नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन करें 10th क्वेश्चन, जंतु और पादप कोशिका में क्या अंतर है। देखिए जंतु की कोशिका का आकार छोटा होता है, जबकि पादप कोशिकाओं की जो कोशिका का आकार होता है वो बड़ा होता है और जंतु कोशिकाओं में रिक्तिकाएँ छोटी होती हैं, पादप कोशिकाओं में रिक्तिकाएँ क्या होती है, बड़ी होती हैं और कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। जंतु कोशिकाओं में क्या होता है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, जबकि पादप की कोशिकाओं में सेल्यूलोज की बनी हुई कोशिका भित्ति होती है। जंतु कोशिका में तारकाय और केंद्रक पाए जाते हैं और पादप कोशिकाओं में तारकाय या केंद्रक नहीं पाए जाते। और जो इग्लूना होता है, इग्लूना एक जंतु होता है, इग्लूना को छोड़ करके प्रायः किसी भी जंतु में वर्णी लवक या लवक नहीं पाए जाते हैं, लेकिन पादप कोशिकाओं में उनमें तारकाय केंद्रक होता है, साथ ही साथ सभी पौधों में लवक भी पाए जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, तंत्रिका ऊतक का नामांकन चित्र बनाइए।
देखिए हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र का एक जाल बिछा होता है जो कि तमाम प्रकार के ज्ञान सूचना संवेदनाओं को शरीर में नियमन करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचालित करने का कार्य करता रहता है। इसमें एक केंद्रक होता है और ये जो निकले हुए शाखा में है, शाखा में भी शाखा फूटे, इनको डेंड्राइट कहा जाता है। बाकी ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता है कोशिकाएं कहलाता है और नीचे वाला जो पोर्शन देख रहे हैं ये एक्सान कहलाता है, जिसमें कि ये अलग भाग होता है न्यूरॉन में और ये अलग भाग पेशी में बटा होता है। तंत्र का ये तंत्र होता है जो कि हर एक जंतुओं और मानव में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर ऑप्शनल 11वां का देखिए पूछा है कि रक्त के क्या कार्य हैं। जानते ही हैं कि शरीर में जो भी भोज्य पदार्थ बनता है तो ये रक्त ही होता है जो कि एक पोषक पदार्थ को किसी भी पोषक पदार्थ को शरीर के विभिन्न आवश्यक अंगों तक पहुंचाने का काम करता है। और साथ ही साथ जो फेफड़े होते हैं, फेफड़ों से शुद्ध हवा, शुद्ध वायु, ऑक्सीजन को वह हमारे कोशिकाओं के ऊतकों और कोशिकाओं में पहुंचाता है ये जो रक्त होता है, रक्त। और साथ ही साथ जो शरीर में CO2 उत्पन्न होता है, CO2 को बाहर निकालने का भी काम करता है रक्त ही। और शरीर में जो भी हानिकारक पदार्थ या उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उसे उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है, जैसे कि ब्रिक किडनी तक पहुंचाता है जो भी अपशिष्ट या उत्सर्जी या वर्जित पदार्थ होते हैं। और शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करता है जो रक्त होता है, हार्मोन का परिवहन करता है और शरीर में जो तमाम बैक्टीरिया रोगाणु होते हैं उसको नष्ट करने का कार्य करता है रक्त। सो थैंक्स।